देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं और पार्ट 2 हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसकी जो भी इंपॉर्टेंस है मैंने पार्ट 1 में आपको बता दी थी। इसका जो बेसिक आइडियाज है वो भी मैंने आपको वहां पे बता दिया था। ठीक है, आज हम सबसे पहले किसको समझेंगे, ग्राफिकल मेथड को। अब ग्राफिकल मेथड में कौन कौन से ऐसे टर्म्स है जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम ग्राफ को बनाएंगे वहां पे जो लाइन आपके इंटरसेक्ट कर रही होगी, कोइंसाइड कर रही होगी, है ना, तो उस समय आपको ये ना हो कि इसका क्या रीजन है, मतलब हमने लिख दिया लास्ट में ये कंसिस्टेंट है, तो आप सोच रहे हैं कि कंसिस्टेंट क्या हुआ। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ये आपको पहले ही पढ़ लेने हैं अच्छे से। तो चलिए समझते हैं। पहले देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम तब बोलेंगे जब हमारे पास क्या हो, विच हैज सॉल्यूशन, यानी कि जब हमारे पास एक सॉल्यूशन हो तब हम कहेंगे कि जो हमारी लाइन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम समझते हैं कि अगर हमारे पास आया इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम किस कंडीशन में बोलेंगे, जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो। हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट हम समझेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये क्या होता है, विच हैज infinitely many solution। जब आपके पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे होगा कि अगर हमारे पास इन्फाइनेट मैनी सॉल्यूशन है तो हम बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप एक टेबल बनाओगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी बनी हुई है। ठीक है, उसको बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रेशियो कंपेयर, और यहाँ पे बनाना ग्राफिकल वाला मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला कॉलम, सॉरी, और यहाँ पे आप लिखोगे अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एक साइड में लिखोगे रेशियो कंपेयर, फिर लिखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब ये होता क्या है, अब रेशियो में क्या कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें आप उनके जो कोफिशिएंट है वो देखोगे कि a1 कौन है, a2 कौन है, और c1 कौन है, c2 कौन है। ठीक है, b1 कौन है और b2 कौन है। मतलब जैसे आपके पास यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3y + 4, और यहाँ लिखा हुआ 3x + 5y + 6। तो आपको पता है a1 कितना है हमारे पास, 2। ठीक है, a और b1 कितना है हमारे पास, 3, c1 कितना है हमारे पास, 4। इसको हम बोलेंगे a2। तो a2 कितना है, 3, b2 कितना है, 5,
C2 कितना है 6। ठीक है, इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। तो जो रेशियो है वो कौन से है, देखो जैसे मैं लिखूंगा A1/A2, तो ये रेशियो आ जाएगा एक, है ना। तो इन्हीं रेशियो का कंपैरिजन करेंगे, इन्हीं के बेसिस पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशियो कंपेयर में अगर हमारे पास A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू हो B1/B2। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपने लिखा A1 यानी कि 2/3 और B1/B2 यानी कि 3/5, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों रेशियो डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। अब इसमें एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है आपका, तो इसमें एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक, अब नेक्स्ट रेशियो का कंपैरिजन करते हैं। A1/A2 अगर इज इक्वल टू हो B1/B2 और ये किसके इक्वल में हो, C1/C2। अब क्या करेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो कोइंसिडेंट हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, राइट। अब लास्ट में अगर हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हम बोलेंगे ग्राफिकली, हम क्या बोलेंगे कि भाई कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो इसको मैं सीधा सिंबल बना देता हूं, पैरेलल लाइंस। ठीक, और यहां पे हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन के कंडीशन में नो सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपके पास रेशियो का कंपैरिजन करने के बाद A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो आ जाए, बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो उस कंडीशन में आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, कि जो ये लाइंस है ये कैसी है, पैरेलल है, और इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब आप इनको यहां से कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होगी, विच हैज सॉल्यूशन। इसका मतलब किस कंडीशन की बात हो रही है, फर्स्ट। ठीक है, अब अगला देखो इनकंसिस्टेंट, इसमें क्या बोला, विच हैज नो सॉल्यूशन, विच हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कौन सी है, यानी कि जब लाइन आपकी पैरेलल होगी तो आप क्या कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें क्या बोल रहा है, विच हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन किसमें है, ये देखो, यानी कि अगर आपकी लाइन कोइंसिडेंट हो गई तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, ये क्या है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए वो क्या करा, कोइंसिडेंट किया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और उसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x + 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 12। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको मैं बोलूंगा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले y की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, y इज इक्वल टू 6 - x अपॉन में 3। ठीक है, इसी तरीके से मैं इक्वेशन नंबर 2 से भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 12 - 2x अपॉन में -3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 12 अपॉन में 3। क्यों? माइनस कॉमन आया, नीचे माइनस था, माइनस से माइनस कट गया। ठीक, अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू और इधर y की वैल्यू, 6 माइनस एक्स अपॉन में 3। अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 लिख लेता हूँ, कि मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 लेता हूँ, या फिर अगर मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू 6 है, तो उस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेने पर क्या होता है, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 6। 6 अपॉन में 3 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अब पुट करने के लिए तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी पुट कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मेरे को 6 दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ताकि मतलब कितने भी पॉइंट चेक कर, मैं 2 चेक कर रहा हूँ। ठीक है, 6 माइनस 6 कितना आ गया? 0, और 0 अपॉन में 3 है तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, आप यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ, आप 3 4 5 कुछ भी पुट करके देख सकते हैं। अब इधर की साइड आ जाओ, x और एक साइड रख लो आप y। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करी, वैल्यू आपने क्या पुट कर दी कि आपने 0 पुट कर दी, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये y है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो हो गया 0, 0 माइनस 12 हो गया, माइनस का 12 अपॉन में 3, तो आपके पास आ गया माइनस का 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी और पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर दी, 6 कर दी फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 6 पुट करूंगा तो मेरे पास जो यहाँ पे आंसर आएगा 6, ये हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि तो जो कोऑर्डिनेट बने वो बन गए हमारे 0,6 ओ सॉरी 0,2, और दूसरा बन गया यहाँ से 6,0, और यहाँ से जो हमारे कोऑर्डिनेट बने, पहला है जब हमने 0 पुट किया तो अपने पास आया माइनस का 4, और जब हमने 6 पुट किया तो अपने पास क्या आया? 0। ठीक है, तो ये पहले हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इन कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे? पुट कर लेंगे किसमें? ग्राफ में। ग्राफ के अकॉर्डिंग तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। ये हमारा ओरिजिन होता है, आपको पता ही है। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब सबसे पहले देखते हैं 0,2। 0,2 किधर होगा? ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3, और कहाँ तक है? 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 0,2 तो 0,2 आएगा आपका इधर 0,2। अगला बोला 6,0, 6,0 वो आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो 0,-4, तो -4 आपका यहाँ कहीं होगा, तो ये हो गया आपका 0,-4। 6,0 तो 6,0 तो यहीं पर आएगा इसी पॉइंट पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस लाइन को इससे मिला देना है, इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन को मिला देना है, थोड़ा टेढ़ी होगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि दो लाइन किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाए, तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती थी और उसको हम क्या बोलते थे? तो देखो यहाँ से भी आप बता सकते हो, ये क्या है 1/2, और यहाँ पे आ गया आपका 3/-3।
तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो यही कंडीशन है कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो इसको हम क्या बोलते थे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी तो हम क्या बोलते थे? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो हमारे पास क्या होती थी? कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा आपके पास, आप क्या लिखोगे? कंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें और भी इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद क्या करना है? एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उनको रख देना है कि भाई कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है, वो आपको ध्यान रखना है। ये आपको पता ही होगा, y की इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की इधर सारी वैल्यू नेगेटिव, इधर x की सारी वैल्यू नेगेटिव, और इस वाले पोर्शन में x की सारी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो इसी x -4y, ठीक है, +8, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपको करना कैसे है। वैसे तो मैंने बता दिया है, बट फिर भी एक बार एक क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। +6y प्लस आपके पास दिया है, सॉरी, माइनस आपके पास दिया है 9 इज इक्वल टू 0। अब इसने पूछा है कि आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है कि ये पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। ठीक है, आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? सबसे पहले आप इनके रेशियो लिख लीजिए। a1 कितना है? 5, a2 कितना है? 7, b1 कितना है आपके पास? -4, b2 कितना है आपके पास? 6, c1 कितना है आपके पास? 8, c2 कितना है आपके पास? -9। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है? रेशियो चेक कर लेने हैं a1/a2। तो देखो जरा, a1 कितना है? 5, a2 कितना है? 7। अब क्या करना है? b1/b2। b1/b2 देखो, b1 कितना है? -4/6। c1 कितना है? c1/c2 8/9। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा है 5/7, यहाँ पे आ रहा -4/6। इसको अगर आप सिंप्लीफाई भी करोगे तो कितना आ जाएगा? -2/3। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और भी आप इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6x - 3y, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ है 2x माइनस का y और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप के मतलब इसी क्वेश्चन को आपको बताना है कि इसमें कि भाई पैरेलल कंडीशन है, मतलब कौन सी कंडीशन है। कुल मिला के बात ये बोल रहा है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी है। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ भाई ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है ना, कि डिपेंडेंट है। तो आपको मैंने बता रखा कि आपसे जो भी पूछा जाए आपको सारी चीजें पता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रेशियो निकालने पड़ेंगे इनके। a1 कितना है? 6, a2 कितना है? 2, काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट है आपके पास b1/b2, b1 कितना है? -3, b2 कितना है? -1, माइनस से माइनस कट गया, आपके पास आ गया 3। नेक्स्ट है आपके पास c1/c2, तो यहाँ पे आ गया 10/9। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख गया कि a1/a2
इज इक्वल टू V1 बाई V2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि जहाँ पे A1 बाई A2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 तो है बट नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2, तो ये कौन सी कंडीशन है? ये हमारी जो कंडीशन बनती थी पैरेलल लाइन की, ठीक है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में क्या होता था, अगर आपसे ये भी पूछा जाता तो आप यहाँ पे बता देते कि भाई फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में बता दी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आप इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपको बेसिक आइडिया लग गया कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है आपसे सिर्फ इतना पूछ ले कि पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, क्या है ना। या फिर आपसे ये भी पूछ ले कि इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आपको कैसे चेक करना है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimensions of the garden। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपके पास एक ये बोल रहा है कि रेक्टेंगल है, ठीक है। जो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है कि एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसने बोला कि जिसकी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो हम क्या करेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू, क्या बोला? 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ को हम यहाँ पे x लेट कर लेते हैं, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो मैंने क्या कर लिया कि जो इसकी विड्थ है इसको x लेट कर लिया, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया? L इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अभी हमसे पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो कैसे निकालेंगे? हमको इसने एक और हिंट दे रखी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ rectangular garden is equals to 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब इसने हमको क्या बोला? हाफ द पेरीमीटर। जो इसका हाफ पेरीमीटर है वो कितना दे रखा? तो हम कैसे करेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी, इसका हाफ करो, और ये किसके इक्वल है? 36 के। ये कहां से कि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो हमने लिखा ये किसके अकॉर्डिंग लिखा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। अब यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, एल की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिएगा। यहाँ पे एल की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 4 प्लस एक्स, और जो इसकी विड्थ है वो हमने कितने लेट कर रखी थी? एक्स 36, ठीक है। अब देखो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। ये 4 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 36 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा? 32। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपके पास? तो आपके पास आ गई है 16, ठीक है। तो अगर x हमारा 16 आ गया है, यानी कि जो इसकी विड्थ है, इसकी जो विड्थ है x इज इक्वल टू अपने पास कितनी आ गई? 16 मीटर। अब क्या बचा? लेंथ। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी? 16 प्लस 4 20 मीटर, ठीक है। तो इसके हमारे पास लेंथ भी पता चल गई और इसकी ब्रेथ भी पता चल गई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
16 मीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने किया क्या ये सही है कि नहीं है। देखो इन दोनों को ऐड करो इसमें रख के L प्लस बी, तो 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपके पास 36। ठीक है, और हमको दे भी रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36 आ गया, क्योंकि एल प्लस बी और किसका था ये, हाफ पेरीमीटर की बात करी थी इसने। तो अगर ये पूरे की बात करता तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड ना करके सीधा सीधा लिख देते। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे वाली एक्सरसाइज, यानी कि अभी जो हमने पढ़ी 3.1, अब पढ़ेंगे 3.2। तो 3.2 के भी जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।